नमस्कार विद्यार्थियों, साई राम। आज हम हिंदी में हिंदी व्याकरण विभाग शुरू करेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, व्याकरण हमारा कितने अंकों का आता है? 14 अंकों का आता है। उसमें से आज हम 2 अंकों के बारे में देखेंगे कि ये 2 अंक का किस प्रकार आता है। व्याकरण विभाग शुरू करने से पहले हम आगे ये देखते हैं कि हमने जब हिंदी पढ़ना शुरू किया था तो हमने वर्णमाला सीखा था। वर्णमाला में जो आपके सामने दिया हुआ है स्वर और व्यंजन, हमने स्वर व्यंजन सीखा था, जिसमें आप देख रहे हो एक एक अक्षर अ, आ, ई, फिर क, ख, ग, ये एक एक अक्षर है। ये अक्षर अपने में स्वतंत्र हैं। जब इन्हीं अक्षरों को जोड़ा जाता है, एकत्रित किया जाता है, तो एक सार्थक शब्द बन जाता है और उसका एक अर्थ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। इसके पहले वाले वीडियो में आपने शब्द के बारे में जानकारी हासिल की थी, शब्द के भेद के बारे में। तो आज हम शब्द के दूसरा भेद है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके पहले हम देखते हैं शब्द। जैसे मैंने कहा कि अक्षर अपना स्वतंत्र है, जब उन्हें हम जोड़ते हैं तो वह शब्द बनता है और उसका एक सार्थक अर्थ होता है। उस अर्थ को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखो, क, म तथा ल के योग्य समूह से क्या बना? कमल, एक शब्द बना। कमल एक फूल का नाम है तथा इसका अर्थ भी निकलता है, अतः यह एक क्या हो गया? शब्द हो गया। किंतु लकम, लकम भी इन्हीं 3 अक्षरों के मेल से बनता है, लेकिन इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं, पर उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह शब्द नहीं है। मतलब यह है कि अक्षरों के योग्य समूह से कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब अच्छी सी परिभाषा देखो, अगर आपको कोई पूछे शब्द किसे कहते हैं तो आपके पास एक सुंदर सी परिभाषा होनी चाहिए। अक्षरों के योग्य अर्थ के समूह को हम शब्द कहते हैं। किसके? अक्षरों के योग्य अर्थ के समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं, जो कि हमने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा है। शब्द के 2 भेद, सव्य तथा अव्यय। आपने सव्य के बारे में जानकारी हासिल की है। आज हम किसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे? अव्यय के बारे में। सव्य जो है आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क का आता है, अव्यय भी कितने मार्क का आता है? 1 मार्क का आता है। सव्य को हम विकारी शब्द भी कहते हैं, अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। सव्य में किन किन का समावेश होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये तो हम कक्षा 6ठी से ही पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आपको सव्य के बारे में अच्छे से जानकारी मालूम है। तो आज हम अव्यय का विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे और ये भी देखेंगे कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं अव्यय। अव्यय को अविकारी भी कहा गया है, अविकारी, और इसके नीचे प्रकार भी दिए हैं। कितने प्रकार हैं? बगल में लिखा हुआ है 4 प्रकार हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। आज हम अव्यय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। देखते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। बच्चों, हम आज व्याकरण पढ़ने बैठे हैं तो हमारे पास हमारी बुक और नोटबुक और पेन होनी चाहिए। हम उदाहरण के माध्यम से अव्यय को समझेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण के रूप में मैंने वाक्य लिखा है। वाक्य क्या है? आप मेरे साथ अपने मन में पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ये पहला वाक्य है। इसी वाक्य के माध्यम से दूसरा है, मैं यहाँ पढ़ती हूँ। अब इसमें आपको कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या परिवर्तन दिख रहा है? देखो, लिंग के अनुसार ऊपर वाला वाक्य पुल्लिंग है और नीचे वाला वाक्य क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार हम आगे और एक उदाहरण देखते हैं, वही वाला उदाहरण जो मैंने पहले दिया। मैं यहाँ पढ़ता हूँ और नीचे दिया है हम यहाँ पढ़ते हैं। इसमें भी परिवर्तन हुआ। किसके अनुसार परिवर्तन हुआ है? एक वचन और बहुवचन के अनुसार। ऊपर वाला जो वाक्य है मैं यहाँ पढ़ता हूँ, वह एक वचन है।
दूसरा जो नीचे वाला वाक्य है, हम यहाँ पढ़ते हैं, यह बहुवचन है। आपने ध्यान दिया, ऊपर वाला वाक्य जब हमने लिंग के अनुसार बदला तो उसमें एक शब्द नहीं बदला था। कौन सा शब्द? यहाँ शब्द। इसमें भी एक शब्द नहीं बदल रहा है। कौन सा शब्द? यहाँ शब्द। अब आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण, जो वही शब्द है, वाक्य है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। अब इसे हम काल के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार? काल के अनुसार। भूतकाल में यह वाक्य परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पढ़ता था। ऊपर वाला जो वाक्य है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, यह पहले से ही वर्तमान काल में है। अब हम बदलते हैं भविष्य काल में, मैं यहाँ पढ़ूँगा। बच्चों, अब आप यहाँ पे एक ध्यान दो, काल के अनुसार भी शब्द बदले हैं लेकिन एक शब्द नहीं बदला है। कौन सा शब्द? यहाँ शब्द। तो आपको समझ में आ रहा है कि लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार जिस वाक्य या शब्द में परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो आज का विषय अव्यय। अब अव्यय की हम परिभाषा देखते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए तीसरी लाइन में लिखा है, अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। व्यय का अर्थ होता है जो खर्च न हो, परिवर्तित न हो। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। अव्यय वह शब्द है जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात मूल शब्द अपरिवर्तित रहता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, हम यहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ शब्द जो था वो बदला नहीं था, तो वो हमारा क्या कहलाया? अव्यय कहलाया। अब नीचे देखिए इसकी परिभाषा व्याकरण के अनुसार, जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। इसका नीचे आपके पास कुछ उदाहरण दिया हुआ है, शब्द दिए हुए हैं। बच्चों, ये जो शब्द हैं, ये जो अव्यय के हमारे 4 प्रकार हैं, उन प्रकारों से ही संबंधित हैं। अब जैसे आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, ऐसे देखिए आपके सामने शब्द दिए हुए हैं, लेकिन ये शब्द किस अव्यय में आते हैं, किस अव्यय का प्रकार है, जब तक हम प्रकार सीखेंगे नहीं तब तक हमें पता चलेगा नहीं। तो चलिए आज हम अव्यय के प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अव्यय का प्रकार है, कितना है? 4। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। और आपको एक ध्यान देना है, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। कभी कभी हमें याद नहीं रहता, हम सोचते हैं हमने अव्यय तो पढ़ा, अविकारी शब्द हमने कब पढ़ा? नहीं बच्चों, अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब अव्यय के हमने 4 प्रकार देखे। इन 4 प्रकारों में से सबसे पहला वाला प्रकार देखते हैं। क्या है पहला प्रकार? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, नाम सुन के ही लग रहा है क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाला अव्यय। तो हमारा क्या कहलाया? क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए एग्जाम्पल, परिभाषा, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखो, राम धीरे धीरे चलता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब राम की क्रिया क्या है? चलने की। राम कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो राम की क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा की क्रिया क्या हो रही है? दौड़ने की। कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। उसके दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज। तो ये हमारा हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के भी हमारे पास प्रकार हैं, भेद हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम पता कर सकेंगे कि जो अव्यय शब्द दिया हुआ है वह क्रिया विशेषण अव्यय है कि संबंध बोधक अव्यय है कि समुच्चय बोधक अव्यय है कि विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय का देखते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने प्रकार दिए हैं यहाँ पे? 4। कालवाचक, स्थानवाचक,
परिमाणवाचक और रीतिवाचक। बच्चों अब इसे बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय 4 तरह से क्रिया की विशेषता बताते हैं। पहला दिया है क्रिया कब हुई है। काल, काल को हम क्या कहते हैं? टाइम। क्रिया कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? स्थान, स्थान क्या कहलाता है? प्लेस। क्रिया कैसे हुई है? कैसे? मैनर, रीति। क्रिया कितनी हुई है? परिमाण मतलब क्वांटिटी। तो क्रिया विशेषण अव्यय पहचानने के लिए हमें बहुत आसान होता है। काल, स्थान, रीति और परिमाण मतलब कब, कहाँ, कैसे, कितना। अब हम इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं, जो बहुत है आसान है, आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे हम देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आप पहले उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या लिखा है? मेरे भैया कल आएंगे। कल को बताया गया है कालवाचक। बच्चों आपको एक बात ये समझना है, जब कालवाचक क्रिया विशेषण के जब हम प्रकार देख रहे होते हैं तो हमें उन्हीं जो प्रश्न दिया है उन्हीं प्रश्नों से प्रश्न करें, हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे मेरे भैया कल आएंगे, ये तो आपके सामने आसानी से दिया है, आप पहचान गए। लेकिन जब न दिया हो, न समझ में आ रहा हो तो कैसे पहचानोगे? मेरे भैया कल आएंगे। मेरे भैया कब आएंगे? मैंने कहा था प्रश्न से ही प्रश्न पूछो। मेरे भैया कब आएंगे? मेरे भैया कल आएंगे। तो ये हो गया हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय के बारे में पता चलता है, अर्थात यह पता चलता है कि क्रिया कब हुई, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आप उदाहरण देखो। सोमेश कल आएगा, मैं अभी आया हूँ। प्रश्न पूछो, सोमेश कब आएगा? सोमेश कल आएगा। मैं अभी आया हूँ। मैं कब आया हूँ? मैं अभी आया हूँ। समझ में आया कालवाचक? अब कालवाचक में किन किन शब्दों का उपयोग होता है? आज, कल, आजकल, परसों, अब, अभी, तभी, कब। आप लोग को कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपको दे दिया गया आज और बोला गया आज शब्द का वाक्यों में प्रयोग करो, अव्यय शब्द का वाक्यों में प्रयोग करो, तो आपको वाक्यों में प्रयोग करने आना चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह वाक्यों में प्रयोग करना है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार की तरफ। दूसरा प्रकार क्या था? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, स्थान मतलब प्लेस। अब इसकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। मेहमानों को भीतर बिठाइए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैंने कहा प्रश्न से प्रश्न पूछो। मेहमानों को कहाँ बिठाइए? मेहमानों को भीतर बिठाइए। तो भीतर हमारा क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। नहीं, भीतर हमारा हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि यह स्थान के बारे में बता रहा है। ठीक है, मेहमानों को भीतर बिठाइए कौन सा विशेषण हो गया? स्थानवाचक। अब इसकी परिभाषा देखो। जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। तुम ऊपर जाओ। तुम कहाँ जाओ? तुम ऊपर जाओ। मोहन यहाँ पढ़ता है। मोहन कहाँ पढ़ता है? मोहन यहाँ पढ़ता है। अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, बाहर, भीतर, इधर उधर और आस पास। ये शब्द किस में आते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। मैंने जब क्रिया अव्यय शुरू किया था तो उस वक्त कुछ शब्द दिए थे ना अव्यय पढ़ते वक्त, अव्यय का परिभाषा पढ़ते वक्त, तो मैंने कहा था ये जो शब्द हैं ये किन किन अव्ययों में आते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन से शब्द का समावेश किस प्रकार के अव्यय में है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा आया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाण। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा, क्वांटिटी। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जैसे परिमाण थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, ये सब किस में आता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण अर्थात उसकी मात्रा का ज्ञान होता है, उसकी क्वांटिटी का ज्ञान होता है,
अथवा जिस क्रिया विशेषण शब्द से यह पता चलता है कि कार्य कितना हुआ, उसे क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखो, कमला ने काम थोड़ा किया। कमला जो काम कर रही है उस बताया जा रहा है कि कितना किया कमला ने काम। कमला ने काम कितना किया? कमला ने काम थोड़ा किया। तो ये हो गया हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और हम इसका उदाहरण देखते हैं, वह दूध थोड़ा लाया। वह जो दूध ला रहा है कितना ला रहा है? थोड़ा ला रहा है। उसके परिमाण के बारे में पता चल रहा है। तुम पानी कम पीना। तुम पानी कितना पीना? कम पीना। बच्चों, अब इस परिमाणवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? बहुत, बिल्कुल, लगभग, काफ़ी, इतना। ये सब किस में आए? परिमाणवाचक में। अब हम क्रिया विशेषण का चौथा प्रकार देखते हैं। क्या है चौथा प्रकार? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा प्रकार है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक को हम क्या कहते हैं? मैनर और ढंग या तरीका। जैसे उदाहरण देखो, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़े के जो दौड़ने का तरीका, जो ढंग है, वो हमें पता चल रहा है, तो वो हमारा हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने की रीति, ढंग का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम और एक उदाहरण देखते हैं। राम धीरे धीरे चलता है। राम कैसे चलता है? राम धीरे धीरे चलता है। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कौन से शब्द आते हैं? धीरे धीरे, हौले हौले, बार बार, पीछे पीछे, अभी अभी, कभी कभी। अब जैसे कभी कभी शब्द है, कभी कभी शब्द का वाक्यों में प्रयोग करो। कभी कभी अव्यय शब्द का वाक्यों में प्रयोग करो। मेरे पिताजी मेरे लिए कभी कभी अच्छी चीज़ें लाते हैं। अब वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं। आपने एक बात का ध्यान दिया, कभी भी अव्यय शब्द का जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो शुरुआत में नहीं, बीच में ही उसका वाक्यों में प्रयोग होना चाहिए, जो हम आगे देखेंगे। अब इस प्रकार हमने क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकारों के बारे में देखा। अच्छी तरीके से हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं जो क्रिया विशेषण अव्यय हमने देखा, सीखा, हमने कितना सीखा, हमें कितना समझ में आया। देखिए, रमेश आज जाएगा। अब इसमें क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? रमेश आज जाएगा। प्रश्न पूछो, रमेश कब जाएगा? आज। तो इसमें क्या हो गया? आज। हरिदास भीतर आया। हरिदास कहाँ आया? भीतर आया। तो हमारा ये हो गया भीतर। बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है। बैलगाड़ी कैसे चलती है? धीरे धीरे। क्या हो गया? रीतिवाचक। गर्मी बहुत बढ़ रही है। गर्मी कितनी बढ़ रही है? बहुत बढ़ रही है। आई बात समझ में? ये रहा क्रिया विशेषण। अब हम चलते हैं अव्यय का दूसरा प्रकार। अव्यय का दूसरा प्रकार क्या है? संबंध बोधक अव्यय। अब बच्चों, संबंध बोधक अव्यय वास्तव में किसे कहते हैं? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है और उसका संबंध एक दूसरे के साथ बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। और एक बात याद रखना है, संबंध बोधक अव्यय हमेशा कारक विभक्ति के साथ आता है। कारक विभक्ति आप का, की, के, रा, री, रे, सा, सी, से, ये हमारी क्या होती हैं? कारक विभक्ति। अब आप उदाहरण देखिए। यात्री पेड़ के नीचे बैठा है। यात्री का संबंध किसके साथ है? पेड़ के साथ है। यात्री पेड़ के नीचे बैठा है। दूसरा उदाहरण देखिए, घर के पास मंदिर है। ठीक। अब यात्री पेड़ के नीचे, के संज्ञा या सर्वनाम, पेड़ क्या कहलाया? संज्ञा। के नीचे, के हमारी क्या है? कारक विभक्ति। नीचे हमारा क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। घर के पास मंदिर है। घर हमारा क्या हो गया? संज्ञा। के हमारी विभक्ति, पास मंदिर है, तो के पास हमारा क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय पहचानने का सबसे आसान तरीका है, वह संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है, अपने साथ एक अच्छा सा दोस्त लेके आता है जिससे हम उसे पहचान लेते हैं। उसका अच्छा सा दोस्त कौन है? काकी के, रारी रे, नानी ने, ये इसका अच्छा दोस्त इसके साथ रहता है, जिसकी वजह से ये पहचान में आ जाता है।
अब हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय में बहुधा कारक विभक्ति के साथ वह आता है, के, की, से, री, रे आदि। अब जैसे के बाद, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं, से पहले आदि। अब हम इसके क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। संबंध बोधक अव्यय, जैसा मैंने कहा, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखो। और एक बात ध्यान रखना है, संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय दोनों अव्ययों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, दोनों अवयवों में वही शब्द आते हैं, लेकिन हम आसानी से पहचान सकते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय अपने साथ कोई मित्र नहीं लाता, संबंध बोधक अव्यय अपने साथ दोस्त लाता है। देखो आपके सामने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। पहले देखो, कुछ अव्यय का प्रयोग संबंध सूचक और क्रिया विशेषण दोनों में किया जाता है, जैसे आगे, पीछे, भीतर, बाहर आदि। अब हम इसे देखते हैं। पहला, दोनों फिर आगे बढ़े। दोनों फिर आगे बढ़े, आगे क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा, राजकुमार सन्यासी के आगे बैठ गया, ये क्या है, संबंध सूचक। क्यों, के आगे, यहाँ क्या आ गया, कारक विभक्ति लग गया। समझ में आ रहा है बच्चों कि किस प्रकार क्रिया विशेषण और संबंध सूचक अव्यय हम पहचान सकते हैं। वह बाहर खड़ा था, क्रिया विशेषण अव्यय है। वह हफ्ते में एक बार शहर के बाहर नाके पर खड़ा हो जाता है, के बाहर, यहाँ कारक विभक्ति लगी है, तो ये क्या हो गया हमारा, संबंध सूचक अव्यय। नीचे एक और उदाहरण आपको दिखा रही हूँ। सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, वह दीवार के ऊपर बैठा, ये दोनों कौन सी अव्यय हो गए, संबंध बोधक अव्यय हो गए, क्योंकि यहाँ पे कारक विभक्ति लगी है, से और के। नीचे वाला जो उदाहरण है वो देखो, सेना आगे बढ़ी, ये कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय। तो यह क्या, कैसे क्रिया विशेषण हुआ, क्योंकि इसके पास दोस्त नहीं है, कारक विभक्ति नहीं है। समझ में आया, हम आसानी से क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय को पहचान सकते हैं। संबंध बोधक अव्यय अपने साथ मित्र लाता है, क्रिया विशेषण के साथ कोई दोस्त नहीं रहता। अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार की तरफ। तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय। ये जो है बहुत ही सरल है, इसे आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो और बहुत अच्छे से वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो। यह क्या है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है और दो शब्दों को जोड़ने वाला है। ठीक है, दो वाक्यों को, अब दो वाक्य मतलब राम खेलता है और श्याम पढ़ता है। वह बीमार है इसलिए वह नहीं आया। अब इसमें और इसलिए, ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे हम कंजंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजंक्शन। और दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो शब्द राम और श्याम पढ़ रहे हैं, रोहन तथा सोहन कल आएंगे। समझा आपको। और सबसे बड़ी बात, यह जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो दोनों वाक्य अपने में स्वतंत्र होते हैं। जैसे राम खेलता है, अपना स्वतंत्र वाक्य है, श्याम पढ़ता है, यह अपना स्वतंत्र वाक्य है। अब दोनों को हमने किससे जोड़ दिया, और से जोड़ दिया। और एक बात ध्यान देना है, जो हम की बोलते हैं, बड़ी की, छोटी की, जो छोटी की है वह किस में आता है, कौन से अव्यय में आता है, समुच्चय बोधक अव्यय में आता है। अब हम देखते हैं, क्योंकि वह छोटी की दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। परिभाषा क्या है समुच्चय बोधक अव्यय का, जो अव्यय एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से या पूरे वाक्य को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखो, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है, और सांस निकलती है पर आँस नहीं निकलती। हमने सोचा कि, छोटी की, चूहे तो खाली अनाज ही खाते हैं, यदि शिकार करना हो तो उनका शिकार कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अंतिम विस्मयादि बोधक अव्यय का नाम आते ही हमारे दिमाग में तुरंत आश्चर्यकारक चिन्ह का नाम आ जाता है, जिसे हम एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं।
और इसके वजह से हम विस्मयादिबोधक अव्यय का वाक्य में प्रयोग अच्छे से कर पाते हैं और उसे पहचान भी पाते हैं। देखते हैं, वाह, अरे, ओह, छी, हाय, काश, धत्त आदि, ये किस में आता है? विस्मयादिबोधक अव्यय में आता है। इसकी परिभाषा क्या है? पहले हम उदाहरण देखते हैं। वाह, कितना सुंदर फूल है। ओह, यह जानकर दुख हुआ। अब ये जो वाह, ओह, ये हमारे मन के भावों को दर्शाता है, जो दिखता नहीं लेकिन हमारे भाव हमारे मुंह द्वारा निकलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से मन के विविध भाव क्या आएंगे? हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे खुशी है, दुख है, किसी से नफरत करना है, घृणा करना है, ये सब भाव जो हमारे मन में से निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। अब इनका हम उदाहरण देखते हैं। वाह, बड़ा आनंद है। अरे, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। आगे देखिए। छी, कैसी बंजर भूमि है। यहाँ पे अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाया गया है। हाँ, तुम गलत काम करते हो। कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह हमें कॉमा का भी उपयोग करना पड़ता है। कॉमा को हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो हमने अव्यय पढ़ा, मैंने कहा था अव्यय आपको 1 अंक का पूछा जाएगा। और किस प्रकार पूछा जाएगा? स्वाध्याय। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, अधोरेखांकित किया गया होता है और आपको कहा जाता है अव्यय पहचान कर लिखिए। जैसे आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखांकित अव्ययों का भेद लिखिए। पहला, धीरे धीरे बिल्ली से सब परेशान हो गए। धीरे धीरे कौन सा अव्यय हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। दूसरा, जूलिया सिसक कर रोने लगी। सिसक कर कौन सा अव्यय? क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। तीसरा, अरे बिल्ली भाग गई। अरे, ये तो आपने आसानी से पहचान लिया, अरे मतलब विस्मयादिबोधक अव्यय। चौथा, उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे। की, छोटी की, जो कंजंक्शन का काम करती है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करती है, तो क्या हो गया हमारा? समुच्चय बोधक अव्यय। एक इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। जो अधिकतर आपकी परीक्षाओं में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है जो आपके सामने है। निम्नलिखित अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि मैं आपको बताऊंगी कि अवयव का वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जैसे आपके सामने कुछ अव्यय शब्द दिए हुए हैं, बहुत, सामने, किंतु, और, अरे, काश। अब देखिए, केवल विस्मयादिबोधक जो अव्यय होता है वही अव्यय शब्द का शुरुआत में प्रयोग होता है, बाकी शब्द बीच में प्रयोग होते हैं। देखिए, फर्स्ट, पहला, बहुत। प्रयाग बहुत थक गया था। दूसरा है, स्कूल के सामने एक बगीचा है। के सामने बीच में प्रयोग किया गया है। किंतु, घर में दीपक तो था किंतु उसमें तेल नहीं था। और लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी ओर निराशा से देखने लगी। अरे, अरे, लक्ष्मी जल्दी चल। काश, काश मोहित आ जाता। इस प्रकार हमें वाक्यों में प्रयोग करना होता है। और बच्चों, वाक्यों में प्रयोग करते वक्त सबसे बड़ी सावधानी, जो वाक्य आप बना रहे हो उसमें गलती मत करो, और वाक्य जो शब्द जो है वह बीच में प्रयोग करो। कभी कभी आप कहते हो प्रयाग बहुत थक गया, सिंपल, बहुत थक गया था इसलिए वो स्कूल नहीं गया। गलत है, इसमें आपने 2 अव्यय का प्रयोग कर दिया। जो अव्यय शब्द दिया है वही अव्यय शब्द का, एक ही अव्यय शब्द का आप प्रयोग करो। समझ में आया? अब इस प्रकार आज हमने हमारा अव्यय शब्द देखा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अव्यय के कितने प्रकार हैं, ये सब हमने देखा। बाद में आपको आपके असाइनमेंट भी कंप्लीट करने हैं जो आपको इसके साथ मिलेंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।